Hello and welcome to the lecture of Foundation course in English 2. Today we are going to cover Block 1 Unit 5 and this 6 in this session. So first of all we will discuss about Unit 5 first of Block 1, which is about note taking, and then of Unit 6, that is report writing. We are going to discuss both the units in this session. So first, what is actually note taking? We are going to discuss about that. Topics to be covered are note taking, how to read, reduction devices. So first of all we need to know what is actually note taking और क्या ज़रूरत रहती है नोट टेकिंग करने की. हम जानते हैं नोट टेक मतलब कुछ नोट्स लिखना, पर नोट्स हम लिखते कब हैं? आप जानते होंगे कि कभी भी कॉलेज में या स्कूल में कभी टीचर कुछ बता रही होती है तो हम नोट्स बना लेते हैं, या हो सकता है कि जो लोग जॉब करते हैं बॉस ने कभी कुछ इंपॉर्टेंट बोला या कुछ ऐसी बात बोली जिसके नोट्स बना लिए जाते हैं, या कई बार स्टूडेंट्स जो है एग्जाम टाइम पे बुक्स में से पढ़ते टाइम उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उनके नोट्स बना लेते हैं. तो क्या कहना चाहेंगे कि आप नोट्स क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअली नोट्स वो चीज़ें रहेंगी, वो छोटे छोटे फ्रेजेस और वर्ड्स रहेंगे जो आपको बाद में हेल्प करेंगे, पूरा एक समराइजेशन देंगे, पूरे एक होल जिस्ट देंगे उस पर्टिकुलर मटेरियल का. और एक्चुअली हम क्यों करते हैं नोट टेकिंग? ऑब्वियसली हम बहुत सारा अपने दिमाग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. एग्जाम टाइम में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो पूरी बुक एक बार पढ़ते टाइम आप उसके नोट्स बना देते हैं ताकि आप बाद में उसे रिकॉल कर सकें. और कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि राइटर या जो स्पीकर है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, तो आप सोचते हैं कि उसके नोट्स बना लिए जाएं अपने हिसाब से, उसको कट शॉर्ट करके बाद के यूज के लिए, फ्यूचर यूज के लिए आप अपने पास उसका रिकॉर्ड रख लें. इसीलिए हम कई बार उन सोर्सेज में से जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हो सकता है कि कोई स्पीकर कुछ बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, या हो सकता है कोई ऑथर बोल रहा है, या कहीं आपने कुछ पढ़ा या कहीं सुन रहे हैं आप, तो उसके बाद आप नोट्स बना लेते हैं साथ साथ में. हो सकता है कि आपके बाद में वो बहुत काम आएंगे. और देखा जाए तो नोट मेकिंग बहुत बड़ा फन भी है, लेकिन कई बार ये डिफिकल्ट भी हो जाता है जब आपके लिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या शुरुआत में आपको काफी टफ लगेगा कि क्या चीज नोट करनी है और क्या नहीं करनी है. और एक रीजन ये रहेगा नोट टेकिंग करने का कि आपका माइंड फ्री हो जाएगा और आपने वहां नोट कर लिया तो आप कभी भी उसे रिकॉल कर सकते हैं. यानी कि अगर आप किसी प्रेजेंटेशन पे गए हैं या कोई सेमिनार में गए हैं, वहां आपको लगता है कि स्पीकर बहुत अच्छे पॉइंट्स बोल रहा है, तो आप अपने डायरी में उसे नोट कर सकते हैं, नोट टेकिंग कर सकते हैं. और अब आप फ्री हो गए कि आप जब भी कभी भी लाइफ टाइम में उसे दोबारा फ्यूचर में देखना चाहेंगे तो आप उसे वहीं से पढ़ के रिकॉल कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द नोट टेकिंग. इसके लिए हम करते हैं ताकि हम बाद में उसे रिकॉर्ड को फ्यूचर के लिए यूज कर सकें. और हो सकता है कि कई बार आपका माइंड वो सब चीजें याद नहीं रख पाता, तो इसलिए हम उसे फ्यूचर यूज के लिए अपने पास रख लेते हैं. हमें एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कैसे नोट्स बनाने चाहिए, यहाँ प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि एग्जैक्टली पढ़ते टाइम आपको लगेगा कि सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, मैं सब कुछ ही लिख लूँ. हमें सब कुछ लिखना नहीं है वहां पर. यही समझना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू रीड इट एंड हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. जिनको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या जिस्ट है, तो वो तो बहुत इजीली नोट्स बना लेंगे और बाद में उनके लिए काफी बेनिफिशियल भी रहेंगे. लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए हैं कि एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है और उसमें से क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसको आप नोट्स में अपने कैरी कर सकें, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. अब आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और उसमें से आपको लगता है कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन निकालनी है या ये इंफॉर्मेशन निकालनी है, वट एवर यू थिंक इज, मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से ये निकालना है कि हार्ट कितने टाइम्स जो है वो एक दिन में बीट करता है, और हार्ट का फ्लो क्या रहेगा और ब्लड का फ्लो क्या रहेगा. आपको इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन एक पैराग्राफ में से निकालनी है, तो वहां पर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे. और जहां आपको लगेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात हो रही है, वहां आप उसे बहुत केयरफुली पढ़ना शुरू कर देंगे, और बाकी जो आप पढ़ रहे हैं उसे स्किम करेंगे, यानी कि जस्ट गोइंग थ्रू इट क्विकली, ताकि आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लेनी है. एंड वेयर यू वांट टू स्टॉप, जहां पर आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहां आप बहुत केयरफुली रीड करेंगे. ऐसे ही एग्जाम टाइम में भी होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले उसे जस्ट एक गिवन रीडिंग देते हैं और एक क्विकली उसे पढ़ लेते हैं,
लेकिन आप जब एग्जाम टाइम आता है तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कि एक इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में यूज करनी होगी उसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अब आपको कोई भी पैराग्राफ पढ़ते टाइम कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो वहां पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को जहां आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए उसके अंदर है। बाकी आप स्किम कर सकते हैं, चाहे उसे बहुत जल्दी जल्दी रीड कर सकते हैं। सो रीडिंग का तरीका आना चाहिए और उसके बाद ही आप अपनी नोट टेकिंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। सो आई कैन से दैट रीडिंग इज द वे दैट अलाउज रीडर टू अंडरस्टैंड द राइटर्स मैसेज विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द प्रोसेस। अगर तो आप न्यू रीडर हैं और बहुत स्लो रीडर हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये सब नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स इंप्रूव करनी पड़ेगी और कैसे आप फटाफट से एनालाइज करके चीजों को टाइम आप बहुत कम स्पेंड करते हुए इस प्रोसेस के साथ डील कर पाएंगे और एक्चुअली में जो राइटर का मैसेज है उस पैराग्राफ के थ्रू या उस कॉम्पोजिशन के थ्रू वो समझ पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट रीडिंग विद अ क्लियर पर्पस इन माइंड सो दैट यू कैन रीड मटीरियल दैट इज रेलिवेंट। तो पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी क्या थी। अगर वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में पर्पस जो है वो क्लियर है तो आप ऑटोमेटिकली उसको उसमें से राइटर का मैसेज निकाल लेंगे एंड विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द प्रोसेस। सो ये ध्यान में रखते हुए ही आपको रीड करना चाहिए कि मेरा एक्चुअल पर्पस क्या है ताकि उसे अच्छे से समझ सकें। अब जब आपने उसे पढ़ना शुरू कर दिया और आप समझ गए कि यहाँ पे राइटर मैसेज ये और यहाँ मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, अब आपको नोट्स बनाने हैं उसके, तो यहाँ आप रिडक्शन डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। रिडक्शन डिवाइसेस आपके बहुत काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है नोट टेकिंग की। साथ साथ में आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि हो सकता है कि आप किसी सेमिनार में गए हैं, वहां स्पीकर कुछ बोल रहा है तो यू कांट राइट ऑल द थिंग्स, आप सब कुछ तो नोट नहीं कर सकते हैं। सो इन दैट केस अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट भी करनी है तब भी आपको अपना पेस बना के रखना पड़ेगा स्पीकर के साथ, कहीं आप पीछे ना रह जाए और स्पीकर बहुत कुछ आगे बोल ना दे। उसके लिए आपको कुछ रिडक्शन डिवाइसेस का यूज करना होगा। रिडक्शन डिवाइसेस हो सकते हैं कोई साइन, कोई एब्रीविएशन, सिंबल्स आप यूज करते हैं। अब मान लीजिए ग्रे इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, इसके लिए आप कुछ ये साइंस यूज कर लेंगे, सिंबल्स यूज कर लेंगे तो आप फटाफट से पेज बना पाएंगे अपने स्पीकर के साथ। सो रिडक्शन डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली रिडक्शन डिवाइसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक रहेगी आपकी नोट टेकिंग में। देखा जाए तो नोट टेकिंग एक स्किल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर समझा जाए तो नोट टेकिंग एक बहुत बड़ा स्किल है जो हर कोई नहीं कर सकता है। बिकॉज नोट टेकिंग को हम स्किल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक आप कुछ सुन रहे हैं और सुनते सुनते आपको उसको एनालाइज भी करना है, साथ साथ में नोट भी करना है। सो यू हैव टू बी अ वेरी एक्टिव लिसनर एंड राइटर एंड यू हैव टू एनालाइज ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट। सो आप कह सकते हैं कि नोट टेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर कोई पोजेस नहीं कर सकता एंड यू कैन डेवलप इट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन डेवलप इट थ्रू प्रैक्टिस एंड एफर्ट्स। आपको सबसे पहले तो ये चीज है कि आप जो भी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप कुछ समझ पाएंगे तो उसको एनालाइज करके अपने शब्दों में नोट्स में कैरी कर पाएंगे, क्योंकि आपको एज इट इज तो नहीं लिखना है, आपको एनालाइज करने के बाद, चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद उन्हें अपने शब्दों में बहुत शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना है जो आप बाद में समझ सकते हैं। सो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है ताकि आप ये स्किल बहुत अच्छे से डेवलप कर सकें। बिकॉज ये एक दिन में आप नहीं कर सकते हैं एंड इट नीड्स टाइम टू डेवलप दिस काइंड ऑफ स्किल। 4 मेन पर्पस जो रहेंगे किसी भी टाइम पे आपको नोट टेकिंग करने के लिए। तो आपको रिटन रिकॉर्ड रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत बार होता है कि चीजें भूल जाते हैं लेटर फ्यूचर में। तो आप सेमिनार पे गए हैं, किसी प्रेजेंटेशन पे गए हैं, या हो सकता है कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग पे गए हैं, वहां बॉस ने कुछ कह दिया तो मे बी कई बार स्लिप हो जाता है माइंड से, या कई बार आप फ्यूचर में उसे नहीं रिकॉल कर पाते हैं। तो वहाँ नोट्स जो है आपके लिए रिटन रिकॉर्ड का काम करेंगे, जो बाद में आप रिव्यू कर सकते हैं और फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। It requires organization which involves active effort on the part of the listener. और लेकिन इस चीज के लिए अगर आप रिटन रिकॉर्ड रख रहे हैं, आपको ऑब्वियसली बहुत एक एक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा एज अ लिसनर, क्योंकि आप सुनने के बाद उसे समझ भी रहे हैं, साथ साथ में नोट भी कर रहे हैं। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव बिकॉज यू हैव टू डू थ्री जॉब्स एट वन टाइम। You have to listen,
You have to understand and analyze, and then you have to record for future. और it forces the listener to pay attention. अगर आप वाक्य में नोट लिखना चाहते हैं या उसको समझ के अपने पास फ्यूचर के लिए यूज करना चाहते हैं, अगर एज अ टीचर कहा जाए कि आप टीचर के नोट्स लिख रहे हैं या कॉलेज में आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पर आप एज अ स्टूडेंट आपको लिसनर को जो है, लिसनर को ये फोर्स हो जाता है, आप कह सकते हैं, उसे सुनना ही पड़ता है और उसे अटेंशन पे करेगा वो, तभी उसे अच्छे से समझ पाएगा. और लिसनर का काम क्या रहेगा, जो भी वो सुन रहा है उसे समझ के कंडेंस करना, रीफ्रेज करना, ताकि बाद में उसे वो अच्छे से समझ सके और उसको कलेक्ट करके सारी चीजों को एक प्रॉपर पिक्चर क्रिएट कर सके जो वहां पर स्पीकर ने कहा था. तो लिसनर का बहुत सारा यहाँ पे वर्क रहता है, कंडेंस करना भी है उसे और रीफ्रेज भी करना है अपने शब्दों में, और कुछ सिग्नल्स या सिंबल्स या बहुत सारी एब्रिविएशंस का भी यूज करते हुए, अपने दिमाग का यूज करते हुए उसे इस तरीके के नोट्स बनाने हैं कि बाद में उसे जब वो जॉट डाउन करे और इकट्ठा क्लब करे तो वो प्रॉपर एक सीक्वेंस बने और प्रॉपर एक ऑर्डर के साथ वो बाद में चीजों को इजीली ग्रैब कर सके और समझ सके. नाउ व्हाट वुड बी द प्रोसीजर फॉर टेकिंग नोट्स. हमने कह तो दिया कि इट्स अ स्किल और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और टाइम लगेगा आपको ये समझने में, लेकिन प्रोसीजर क्या रहेगा. हमेशा प्रोसीजर में अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले तो रिकॉर्ड करना है चीजों को, जितना आप ज्यादा कर सकते हैं. जो आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड करने की चीजें स्पीकर बोल रहा है या आप बुक में से पढ़ रहे हैं या टीचर कुछ बोल रही है या बॉस कुछ बोल रहे हैं, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉर्ड इट. रिकॉर्ड तो करना है, पर इतना लंबे सेंटेंसेस आप नहीं लिख सकते हैं कि आप पीछे छूट जाएं, क्योंकि बॉस तो बोलते जा रहे हैं अपने आगे के इंस्ट्रक्शंस, या टीचर तो अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगी, आपके लिए रुकेंगी नहीं वो, तो आपको उसे रिड्यूस भी करना है. एंड देन यू हैव टू रिसाइट करने के बाद आपको उसमें रिफ्लेक्ट करते हुए रिव्यू करना है. अगर आप टीचर के जस्ट आने के बाद आप साथ साथ में रिसाइट भी करते रहिए कि आप कुछ भूल ना जाए, बिकॉज टीचर आगे कंटिन्यू कर रही है और आपकी हो सकता है कि पिछली इन्फॉर्मेशन आप एकदम से स्लिप हो जाए आपके माइंड से, तो आप साथ साथ में उसको रिसाइट करते रहिए और देखिए कि आपने अपने नोट्स में उसे रिफ्लेक्ट किया है या नहीं किया है. और लास्ट में जब आपका लेक्चर खत्म हो जाता है या बॉस के साथ कॉन्फ्रेंस या मीटिंग खत्म हो जाती है, तो उसे रिव्यू कर लीजिए. क्यों रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम तो आपके माइंड में वो सारी इंफॉर्मेशन फ्रेश है, कहीं छूट गया है कुछ या कहीं रह गया है या आपको लगता है कि इसे और कंडेंस किया जा सकता है या इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड की जा सकती है या कहीं पे कुछ मिस हो गया है, तो जब आप रिव्यू कर रहे हैं वो चीजें आप उस टाइम वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमने 8-10 घंटे बाद या अगले दिन उसे देखा तो हम काफी चीजें मिस कर देते हैं, क्योंकि तब तक काफी चीजें हमारे दिमाग से निकल गई होती हैं, हम भूल चुके होते हैं. लेकिन हम उसी टाइम अगर उसे रिव्यू कर लें तो बहुत सी चीजों को मैनेज करने में हम कामयाब हो जाएंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहेंगे, टेक्निक रहेंगे. तो ये कुछ रिडक्शन डिवाइसेस हैं. सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, लाइंस का, एरोज का. पूरा एक्सप्लेन करने के बजाय आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं एरोज का यूज करते हुए, लाइंस का यूज करते हुए. अंडरलाइन कर सकते हैं आप कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैथमेटिकल टूल्स इक्वल टू, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, ये भी यूज कर सकते हैं. आप फटाफट से कैचअप कर पाएंगे चीजों को. एब्रिविएशंस का यूज कर सकते हैं, यूनिट्स वगैरह, छोटे छोटे सेंटीमीटर, मिलीमीटर का यूज कर सकते हैं. कोई गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट शॉर्ट फॉर्म में आप एब्रिविएशन में यूज करते हैं, या शॉर्टनिंग कर सकते हैं वर्ड्स की. कई बार आप छोटा उनको यूज कर सकते हैं. सो इस तरीके से आप चीजों को कैचअप कर पाएंगे स्पीकर के साथ. यहाँ मैंने एक आपको माइंड मैप दिया है जहां मैंने लाइंस के थ्रू और देखिए आप किस तरीके से सर्कल्स के थ्रू मैंने अपनी पूरी बात को समझा दिया कि एग्जैक्टली नोट मेकिंग है क्या. राइटिंग आप देख सकते हैं, लैब रिपोर्ट्स, रिफ्लेक्शन, एसेज, नोट्स, एग्जाम, और क्या आगे किसके साथ अटैच हो रहा है. आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ को मैंने एक माइंड मैप के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली लर्निंग स्किल्स के साथ कहाँ पर्सनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, कहाँ वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू इसे समझ सकते हैं. पूरा का पूरा जो एक पैराग्राफ का नोट था वो मैंने इस माइंड मैप में इंक्लूड कर दिया है. तो ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके का माइंड मैप यूज करें. आप अपने हिसाब से उसे फ्लो चार्ट्स के थ्रू या ट्री डायग्राम्स भी आप यूज कर सकते हैं, या नोट्स भी सिंपल बना सकते हैं. आगे मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, जहाँ पे आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का यूज करते हुए भी नोट्स बना सकते हैं.
अदरवाइज आप इस तरीके के माइंड मैप्स यूज कर सकते हैं, और कई बार आप कंपेयर कंट्रास्ट के लिए टेबल्स का यूज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपको क्या लगता है कि उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, जिससे कि आप इजीली नोट्स को बना पाएंगे। और बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कई बार हम बना तो लेते हैं लेकिन बाद में वो हमारे समझ में नहीं आता। उस नोट्स का कोई यूज नहीं है जब आप उसे बाद में नहीं समझ पा रहे। जिस भी तरीके के आप नोट्स बना रहे हैं, चाहे वो माइंड मैप बना रहे हैं या फ्लो चार्ट बना रहे हैं या हम टेबल्स बना रहे हैं, किसी भी तरीके का अगर आप माइंड मैप या नोट मेकिंग बना रहे हैं, उस बुक क्लियर होना चाहिए और लेटर यूज में वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी उसका फायदा है। या इस तरीके के ग्रिड्स आप बना सकते हैं जहाँ पे आप तीन चीजों को कंपेयर कंट्रास्ट करते हुए आप पूरा ना लिखें, पूरा सेंटेंसेस ना लिखने की बजाय आप इस तरीके के शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइटिंग टिप्स क्या है, नोट टेकिंग टिप्स क्या है, या रीडिंग टिप्स क्या है, और एस कॉटरल ने क्या कहा, या बर्न्स ने क्या कहा, मैकमिलन ने क्या 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 कहा। तो इस तरीके से उनके पॉइंट्स को आप इजीली इस ग्रिड में फिल कर सकते हैं और बाद में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी और इस ग्रिड के थ्रू ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा माइंड में। तो इस तरीके की चीजें भी आप नोट्स के लिए यूज कर सकते हैं। और एक सिंपल तरीका भी रहता है हेडिंग्स और सबऑर्डिनेट पॉइंट्स का। हेडिंग आप लिख सकते हैं 1 से 5 वर्ड की हेडिंग रहेगी, और मान लीजिए अगर वोल्केनो पे आपका पैराग्राफ है तो आप उसमें हेडिंग में लिख सकते हैं कॉजेज ऑफ वोल्केनो, और फिर आप अपने सब हेडिंग्स में कॉजेज बता सकते हैं 1 बाय 1। तो एक आइडिया मिल जाएगा कि किस बारे में है ये सेक्शन या आप क्या इस सेक्शन में बताने वाले हैं। और एक इन डेप्थ एनालिसिस तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कॉजेज जब आप बता रहे हैं तो रीडर अपने आप में समझ जाएगा, या बाद में आप खुद भी उसे बहुत इजीली समझ पाएंगे कि यहाँ मैंने कॉजेज को एक्सप्लेन किया है। सो हेडिंग्स एंड सबऑर्डिनेट पॉइंट्स को इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हेडिंग आप जैसे देखिए टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीजेस, देयर कॉजेज एंड सिम्टम्स। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हार्ट डिजीजेस के क्या टाइप्स रहेंगे और उनके कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है। ये हेडिंग हो गई। इसके बाद आप उनके सबऑर्डिनेट हेडिंग्स दे सकते हैं, सब हेडिंग्स, और आप बता सकते हैं कि कौन से हार्ट डिजीज होते हैं, कंजेनिटल, रूमेटिक, हाइपरटेंसिव, आइसिकेमिक। तो इस तरीके के, और अगर इनको भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि रूमेटिक में क्या है या कंजेनिटल में क्या है, तो उनको भी आप सब पॉइंट्स के थ्रू आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ये तरीका रहता है नोट्स बनाने का। नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं जो आपको कन्वीनियंट लगता है, चाहे ट्री डायग्राम हो, चाहे फ्लो चार्ट हो, चाहे माइंड मैप हो, चाहे सिंपल सा तरीका जो आपको लगा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिए कि लिसनर के पास बहुत सारा काम होता है, उसे ध्यान से सुनना है, समझना है, देन ही हैज टू एनालाइज इट एंड कंडेंस इट सो दैट ही कैन, और उसे साथ साथ में एब्रीविएशंस का भी यूज करना है कि क्या बेटर एब्रीविएशन, या कैसे इसको कंडेंस करूं और कैसे इसको अपने बातों को पोर्ट्रे करूं इस छोटी सी जगह पे, और बाद में इसको समझ में भी आ सके। तो बहुत सारा काम रहेगा उस टाइम लिसनर पर। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये 1 या 2 दिन में नहीं डेवलप आप कर पाएंगे। इट विल टेक टाइम, बट थ्रू प्रैक्टिस एंड एफर्ट यू विल कॉन्फिडेंटली and 100% you will be able to develop the skill of note making. So that is all about note making, and along with that in this session we are also going to cover reports, that is unit 6 of block 1, writing reports and reporting events. So we are going to cover this. What are the topics I am going to cover for unit 6 is what is report, different stages in writing a report, types of report and reporting an event. So, पहले तो रिपोर्ट होती क्या है। आप जानते हैं कि रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसिडेंट या कोई भी हैपनिंग होने के बाद हम लिखते हैं, चाहे वो कोई सर्वे रिपोर्ट हो या फिर कोई हो सकता है इवेंट की रिपोर्ट हो सकता है कोई इंटरव्यू की रिपोर्ट हो, पर रिपोर्ट हमेशा फैक्चुअल, क्लियर और ऑब्जेक्टिव रहेगी। फैक्चुअल इसलिए क्योंकि उसमें फैक्ट्स चाहिए, विदाउट फैक्ट्स कोई रिपोर्ट नहीं है, बिकॉज ये कोई पैराग्राफ या कॉम्पोजिशन नहीं है जिसमें हम अपने इमेजिनेशन से या अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकें। रिपोर्ट में हमेशा फैक्ट्स चाहिए, स्टैट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें कोई भी आप पर्सनल टच नहीं देंगे अपनी फीलिंग्स का, इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। तो यहाँ पे पर्सनली आप अपने फीलिंग्स को यहाँ पर नहीं ला सकते हैं रिपोर्ट में, एंड इट शुड बी वेरी क्लियर। क्लियर होना बहुत जरूरी है रिपोर्ट का, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल टच आता है और प्रोफेशनली आप रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। So it is written for a clear purpose or
फॉर्मेट इसका बहुत क्लियरली स्ट्रक्चर्ड है। इंफॉर्मेशन और एविडेंस आपके स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी फैक्ट डाल रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की या इतने लोगों का एक्सीडेंट हो गया लास्ट ईयर, अपने आप से आप नहीं डाल सकते हैं। You have to be very specific about the information and evidence, and it should be very clear also with a proper structured format. So when you are asked to write a report, you'll be given a report brief which provides you with instructions and guidelines. तो आपको बहुत clear होना पड़ेगा जब आप report लिख रहे हैं, brief होना पड़ेगा, simple होना पड़ेगा। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो आपके facts हैं वो accurate हों, specific हों, आपकी जो बात है, जो भी आप कहना चाह रहे हैं बहुत clear हो, सिंपल टर्म्स में हो, बहुत हाई वोकैबुलरीज में आपको यूज नहीं करनी है, बल्कि ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो, स्पेसिफिक हो। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल डेटा आपका क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए फैक्ट्स फिगर्स को। तो इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने रिपोर्ट में वो सब चीजें इंक्लूड कर रही हैं जो आपको दी गई है इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस की ये चीजें आपकी होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट में, चाहे वो कोई सर्वे रिपोर्ट है या एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट है या रिजल्ट रिपोर्ट है या प्रोग्रेस रिपोर्ट है या फिर मैं कह सकती हूँ कोई इवेंट रिपोर्ट है। तो जो भी चीजें आपको इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस में दी गई हैं कि ये सब चीजें इस रिपोर्ट में होनी चाहिए, वो आपकी बहुत ही स्पेसिफिक, क्लियर, सिंपल और प्रिसाइज होनी चाहिए। वेग टर्म्स में यहाँ आप कुछ नहीं बात कर सकते हैं, ना ही एम्बिगियस होना चाहिए, यानी कि डबल मीनिंग या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स भी नहीं चल पाएंगे रिपोर्ट्स में। और यहाँ मैं बताऊंगी रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ स्टेजेस आपको फॉलो करनी होंगी जिसकी हेल्प से आप रिपोर्ट अपनी बना पाएंगे। पहला तो आपको समझना जरूरी है कि अगर आपको किसी इवेंट की रिपोर्ट लिखनी है तो वो इवेंट है क्या, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और फिर जब आपको समझ आ गया कि आपको कोई, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट की लिखनी है या फिर हो सकता है कि कोई एग्जीबिशन गवर्नमेंट ने करी है या कोई शोरूम, कोई बहुत बड़े ब्रांड ने अपनी एक एग्जीबिशन करी है, तो जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको पहले तो टॉपिक समझना है और फिर सेकेंड स्टेप आता है आपको उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। गैदर करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज भी हो सकती है और सेकेंड हैंड भी हो सकती है। अब किसी अगर मान लीजिए ब्रांड ने कोई एग्जीबिशन करी है तो उनकी आप इंटरनेट से ले सकते हैं, मैगजीन से ले सकते हैं, उनके एम्प्लॉयज से ले सकते हैं या कहीं टीवी से या कहीं बहुत सारी जगह से आप उनका मैटर जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। और गैदर करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको सिलेक्ट करनी है। आप सब कुछ तो ऐड नहीं कर सकते हैं, जो भी आपने इंफॉर्मेशन से किया या इंटरनेट से किया या मैगजीन से किया या कहीं एम्प्लॉयज से किया, तो वो सब कुछ तो आप नहीं कर सकते हैं। गैदर करने के बाद आपको सिलेक्ट करनी है अपनी इंफॉर्मेशन। सिलेक्ट करने के बाद स्टेज 3 आपकी आती है। सिलेक्ट तो कर लिया कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जीबिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपने बहुत जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब आपको सिलेक्ट करनी है कि मेरे को अपनी इस रिपोर्ट में डालना क्या क्या है, सिलेक्ट करनी है कि आपके लिए क्या, रिपोर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, और फिर आपको ऑर्गेनाइज करना है उसे, यानी कि उसे सीक्वेंस वाइज लगाना है, क्योंकि लॉजिकल रिलेशन जरूर बनना चाहिए सारे इवेंट्स के बीच में, या जो भी आपने सेंटेंसेस बताए हैं उनमें कोहेरेंस होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, वरना इस लॉजिकल रिलेशन के बिना पूरी की पूरी रिपोर्ट यूजलेस है, केओटिक है। सो ऑर्गेनाइज करना, सीक्वेंस वाइज उनको बनाना बहुत जरूरी है। सो एनालाइज योर मटेरियल, आपको अपना मटेरियल भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली जो भी मेरे पास है, ऑर्गेनाइज तो कर लिया, क्या एनालाइज करने के टाइम पे आपको लगता है कि सब चीजें मेरे को डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, या इससे रिलेटेड मुझे और क्या मैंने अब तक सोचा या अभी तक मेरे पास क्या एक्सपीरियंसेस रहे, वो सब एनालाइज कर सकते हैं अपने मटेरियल को। देन फाइनल ड्राफ्ट आप क्रिएट करेंगे स्टेज 5 पे, जहां पे आप रिपोर्ट लिखेंगे एंड देन आपको प्रेजेंटेशन देनी है। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ राइटिंग रिपोर्ट्स, जिस तरीके से आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट को डेवलप करना है। मैंने जैसा आपको बोला कि रिपोर्ट्स तो बहुत सारी टाइप की हो सकती है, किसी इवेंट पे भी हो सकती है। टाइप्स में अगर हम बात करें रिपोर्ट्स के, तो इवेंट पे भी हो सकती है, किसी मीटिंग पे हो सकती है, किसी स्पीच पे हो सकती है, कोई इंटरव्यू पे हो सकती है, सर्वे पे हो सकती है, प्रोग्रेस पे, एक्सपेरिमेंट पे। तो देयर आर n नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, तो किसी पे भी आपको हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट आपका जो एम रहेगा वो आपको पहले टॉपिक को समझना और फिर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए सिलेक्ट करना है। Then you have to organize and analyze the material, and then you will prepare the final draft, and then you will present your report.
चाहे वो कोई भी रिपोर्ट हो। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दी है रिपोर्ट का, एंटार्क्टिका की पूरे एनवायरनमेंट और वहाँ पे क्या कंडीशन चल रही है इस टाइम पे, उसके बारे में ये मैं एक रिपोर्ट आपको देखना चाहूंगी जहाँ पे आप एज एन एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं। Antarctica is the coldest, windiest, highest and driest continent in the world. It is situated at and around the South Pole. Most of Antarctica is covered in very thick ice and snow. In fact, the ice covering Antarctica makes up nearly 70% of the world's fresh water. And the average rainfall on Antarctica is lower than in many desert areas in the world. By that standard, it could be said that Antarctica is the largest desert in the world. So Antarctica के बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी इसकी environment और कहाँ सिचुएट करता है, किस तरीके का environment रहता है यहाँ पे और कहाँ सिचुएट करता है और आइस का, फ्रेश वाटर का, सब कुछ आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक जिस्ट दिया है इस रिपोर्ट में पूरी अंटार्कटिका के बारे में. And along with that, few more things about Antarctica. For obvious reasons, Antarctica is mostly uninhabited. Apart from staff working at research stations, no land vertebrates live on Antarctica. But a handful of insects and worms have been found. Penguins, seabirds, seals, whales and dolphins inhabit the waters and shores. Antarctica is like no other continent in the world. Its extremes make it one of the most spectacular and beautiful places on earth. तो यहाँ पर एंटार्क्टिका की पूरी रिसर्च स्टेशंस के बारे में बताया है और कोई भी एनिमल्स जो वहाँ पे मौजूद हैं या इंसेक्ट्स, वर्म्स वगैरह मौजूद हैं उनके बारे में भी आपको एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है. और एंटार्क्टिका किसी भी और कॉन्टिनेंट की तरह नहीं है क्योंकि इट्स एक्सट्रीम्स मेक्स इट one of the most spectacular and beautiful places on earth. तो इस तरीके से पूरी अंटार्कटिका का आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है उसके एनवायरनमेंट के साथ, उसकी सारे वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स या जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वहाँ पर या वर्म्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, जो भी है वहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स, उन सब का आपको इस पैराग्राफ के थ्रू, इस रिपोर्ट के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दी गई है. तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखें कि एक इवेंट को जब आपको रिपोर्ट करना है, मैंने जैसा आपको बताया कि किसी भी एग्जीबिशन का हो सकता है या हो सकता है कोई एक फायर ब्रोक आउट हो गया, कोई घर में आग लग गई या हाउस ऑन फायर या कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं फ्लाईओवर गिर गया, कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, इट डिपेंड्स. तो जो भी इवेंट है उसमें आपको रिपोर्ट लिखनी होगी क्योंकि कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है डे टू डे लाइफ में, कोई दो गाड़ियां कोलाइड कर गई तो आपको पहले तो उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपका टॉपिक क्या है और कॉजेस को देखना पड़ेगा और क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए कि आप इनको सबको मेंशन करेंगे. और रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट कैन इवन बी यूज्ड बाय द पुलिस और द कोर्ट ऑफ लॉ इंक्वायरी मैटर. कई बार आपकी रिपोर्ट जो है वो लॉ के द्वारा या पुलिस द्वारा भी यूज की जा सकती है क्योंकि वो पूरा का पूरा जिस्ट है उस पूरे एक्सीडेंट का कि एग्जैक्टली गाड़ियों को कैसे टक्कर लगी या कौन मर गया या वॉट एवर हैपेंड. तो वो इंक्वायरी करते टाइम उस मैटर की वो एज अ प्रूफ उसे यूज कर सकते हैं. सो वहां पर आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. सो दिस इज अबाउट द रिपोर्ट्स वेयर यू हैव टू मेंशन 3 थिंग्स. यू हैव टू बी क्लियर विद द 3 थिंग्स दैट इट शुड बी फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर. और वर्ड्स की जहां तक बात है वोकैबुलरी की बहुत ही सिंपल होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, वेग टर्म्स नहीं चलेंगी बिल्कुल भी और बहुत आपका क्लियर मैटर होना चाहिए और कोई भी ऐसे एम्बिगुअस टर्म्स नहीं होने चाहिए जो समझने में बाद में परेशानी हो. और अगर आप कोई भी फैक्ट्स फिगर्स का यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए रिपोर्ट्स लिखते टाइम. सो दैट इज ऑल अबाउट रिपोर्ट्स एंड नोट टेकिंग इन दिस सेशन. यू स्टडी मोर अबाउट फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश 2 in the next sessions. That is all about this session by now. Thank you. Thanks a lot.